हम इस अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक देखेंगे। इसमें लिखा है, पहला, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन्हें लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण, देखो इसमें पहला कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहला कारण पौधे, फलों, पहला यहाँ दिया है कि पौधे जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब अगला देखते हैं। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ हैं, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोग ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब देखो यहाँ पे पूछ सकता है कि पिछले जमाने के लोग पत्थरों का उपयोग किस किस चीज के लिए करते थे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, कुछ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाने के लिए उपयोग किया करते थे। अब आगे देखते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, यहाँ पे जो दिया है जड़ों को खोदने के लिए, खालों को काटने के लिए, सबके लिए उपयोग करते थे। अब देखो, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे लाल त्रिकोण वाले ये दिख रहे हैं, जैसे लाल त्रिकोण में है हुस्की है, कुरनूल की गुफा, ये लाल त्रिकोण वाली जगहें वे पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण। अब पूछ सकता है कि आखेट खाद्य संग्राहकों के रूप में कहाँ कहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हुस्की में मिले हैं, कुरनूल की गुफाएं हैं और भीमबेटका। गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं कि पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब आगे देखते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका का क्या बोलते हैं अभी? मध्य प्रदेश। इस पूरे स्थल पर गुफाएं व
कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कुरनूल की गुफाएं कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास में है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से क्या मिलता था? बचाव मिलता था। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्र में क्या बताया गया कि एक आदमी है, वो हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरे स्थलों के लिए बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब देखो आगे की कुछ मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा कहाँ? नर्मदा नदी के आसपास है। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे। जैसे आरंभिक काल को वे आरंभिक काल को पुरा पाषाण कहते हैं। 2 शब्दों पुरानी यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पूरा स्थल मतलब पुराने पत्थर। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले यानी 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। कहाँ? पूरा पाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब देखो पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण किसे कहते हैं? मध्य पाषाण उसे कहते हैं जिस पर पर्यावरणीय बदलाव को क्या कर रहे हैं? महसूस किया, उसे मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। क्या थे? बहुत ही छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण को लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, हरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, यानी कि उस समय के लोग मछली भी खाने लगे थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? अब देखते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। किसे लगाए नहीं। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया अब वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या कौन सा था? कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड के
में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकते सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित करने में कुछ वक्त लगता है, जिसमें इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब कारण जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन के एक अच्छे स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। अब देखो, सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कश्मीर में मिला है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते थे। स्थायी जीवन की और पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज हों। वर्तमान में यह देखो, बुर्ज हों कहाँ? वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास का। अब गर्तवास किसे कहते हैं? जो क्या है, जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाया जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न, इसलिए इन्हें नव पाषाण कहा। देखो, नव पाषाण इसलिए कहा कि पूरा पाषाण के पत्थरों से इनका आकार भिन्न था। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन बस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाणियों के पूरे स्थलों से कई प्रकार मिट्टी के बर्तन भी मिले, जैसे दिख रहे चित्र में। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी
बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। देखो, मेहरगढ़ ढूंढो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। अब देखो, मेहरगढ़ क्या है, जहाँ पे सबसे पहले जौ गेहूं उगाया है। और सबसे पहले घर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुरजहों, कश्मीर में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिले। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे थे। अब देखो, कब्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। और कब्रों में उनके साथ कुछ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। ऐसी कई कब्रें मिली है। कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र को पहचाना सकते हो अन्यत्र। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरे स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें से कई जानवरों के चित्र, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडर, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। देखो, एक नवपाषाणिक पूरे स्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरे स्थलों में एक चताल हुयुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कल्पना करो। अब देखो, आखिर खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें हवा, धूप और पानी से बचाव होता था। घास वाले मैदानों का विकास खालिस्तान साल पहले 12,000 साल पहले हुआ है।